गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हेनरी का नियम पढ़ा था। आज हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शीतल पेय तथा सोडा वाटर में इस नियम ये नियम जो है किस तरह से काम करता है। तो हम जानते हैं कि जब सोडा वाटर की बोतल को हम खोलते हैं, सोडा वाटर की बोतल मतलब जैसे आपका ये जो ठंडा पेय पदार्थ होता है, स्प्राइट हुआ, थम्स अप हुआ, हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जब इनकी बोतल को खोलते हैं तो क्या होता है कि दाब कम होता है। जब खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है और ताप में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि जो उसमें CO2 प्रेशराइज करके भरी हुई होती है, माने अधिक दाब पर जो CO2 उसमें घुली होती है, वह क्या करती है कि बुदबुदाहट के रूप में बाहर निकलने लगती है, माने झाग बनता है। देखते हैं कि क्या होता है कि जब इन पेय पदार्थों की जब बोतल हम खोलते हैं, इनके ढक्कन को हटाते हैं, तो क्या होता है देखते हैं कि बहुत तेज़ी से झाग निकलने लगता है। तो जानते हैं झाग किसके कारण होता है? वह उसमें घुली हुई CO2 के कारण होता है। क्योंकि जो सोडा वाटर की बोतलें होती हैं उसमें क्या होता है कि पहले जल भरा रहता है विलायक के रूप में, फिर उसमें हाई प्रेशर पर क्या करते हैं CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। तो CO2 गैस हेनरी नियम के अनुसार जैसे जैसे दाब में वृद्धि होती है, CO2 गैस के मोल अंश अधिक मात्रा में पानी में घुलते जाते हैं, ठीक ना। जब हम क्या करते हैं कि उस सील माने बोतल को खोलते हैं दोबारा पीने के लिए, तो दाब जो होता है वो कम हो जाता है। दाब कम हो जाने से ताप में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो उसमें अधिक दाब पर CO2 गैस घुली होती है वह बुदबुदाहट के रूप में झाग बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलने लगती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है, ठीक ना। दूसरा प्रयोग देते हैं गोताखोर के केस में। गोताखोर जो होते हैं अपने साथ समुद्र की गहराइयों में अपने साथ जो है कृत्रिम ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए। कृत्रिम ऑक्सीजन का सिलेंडर सांस लेने के लिए लेकर जाते हैं। कृत्रिम ऑक्सीजन होती हो क्या है? तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है। कृत्रिम ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है, जिससे गोताखोर जो है समुद्र की गहराइयों में जब जाते हैं, ठीक ना, तो उसे कृत्रिम सांस के लिए के रूप में जो है सांस लेने में प्रयोग करते हैं। चूंकि क्या होता है कि गहराई में जब जाते हैं तो दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने के कारण जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं वो अधिक विलेय हो जाती है। वायुमंडलीय गैसों की विलेयता जो होती है दाब बढ़ जाने के कारण बढ़ जाती है, क्योंकि हेनरी का नियम क्या कहता है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। तो क्योंकि समुद्र की गहराई में जब गोताखोर नीचे जाता है तो दाब क्या होता है कि बढ़ जाता है, और जिसके कारण वायुमंडलीय गैसों की विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसकी गोताखोर के रुधिर में विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण, ठीक ना, क्या होता है कि हाँ, जब गोताखोर समुद्र की गहराइयों से ऊपर सतह पर आता है तो दाब कम होता है, और दाब कम होने के कारण जो नाइट्रोजन गैस
गोताखोर के रुधिर में अधिक मात्रा में घुली होती है, दाब कम होने के कारण वो बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रुधिर की कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे डेड्स कहते हैं। रुधिर की कोशिकाओं में क्या उत्पन्न हो जाता है? अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बेड्स कहते हैं। और इसी के कारण गोताखोर को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, माने उसकी शरीर ऐंठ जाती है और उसे बहुत तेज पीड़ा होती है। तो ये दो अनुप्रयोग जो है हेनरी नियम के, आप ठीक से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा अनुप्रयोग हम देखते हैं हेनरी के नियम का। तो तीसरे अनुप्रयोग में हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ऊंचाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है घटती जाती है। इस वजह से ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह कम लगने लगता है, कम होने लगता है। तो यही इसलिए हम कह रहे हैं कि अधिक ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है वो मैदानी स्थानों की अपेक्षा कम होता है। इस वजह से अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों के रक्त में और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ के व्यक्ति जो होते हैं मंदबुद्धि हो जाते हैं और उनकी सोच जो होती है स्पष्ट नहीं होती है। व्यक्तियों में इस लक्षण को एनॉक्सिया कहा जाता है। व्यक्तियों में जो ये लक्षण नजर आता है उसे एनॉक्सिया बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है, दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने के कारण जो ऑक्सीजन की विलेयता रुधिर में होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है, उतनी मात्रा में नहीं हो पाती है। इसका मतलब उनके रुधिर में और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनकी सोच जो है स्पष्ट नहीं होती है, माने स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, और इस लक्षण को एनॉक्सिया कहा जाता है। ठीक, चलो अब देख लेते हैं हेनरी नियम की सीमाएं, माने हेनरी नियम जो है किस सीमा तक सफल है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो हेनरी नियम की सफलता के लिए क्या होना चाहिए कि दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ठीक ना। दाब जो है बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि दाब बहुत ज़्यादा उच्च होगा तब वहाँ पर हेनरी का नियम पूरी तरह से सफल नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर ताप बहुत कम है, ठीक ना, तब भी हेनरी का नियम वहाँ पे सफल नहीं हो पाएगा। तीसरी कंडीशन, गैस की विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। अगर गैस पूर्ण रूप से विलय हो जाएगी विलायक में, तब भी हेनरी का नियम पूरी तरह से वहाँ सफल नहीं होगा। चौथी शर्त जो है कि गैस की आणविक अवस्था परिवर्तित होनी चाहिए। इसका मतलब गैस की आणविक अवस्था जो है वो अपरिवर्तित होनी चाहिए। द्रव गैसीय दोनों अवस्थाओं में गैस की आणविक अवस्था जो है अपरिवर्तित होनी चाहिए। ये तमाम कंडीशन है हेनरी के नियम की सफलता के लिए। तो इस तरह से हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग और हेनरी नियम की सीमाएं, इसे आप भली भांति तैयार कर लीजिए।